हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है परमाणु संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हम यहाँ एटम के बारे में बात करेंगे। कुछ चीज़ें हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको मैं यहाँ पे ज़रूर दोहराऊंगा और बात भी करूँगा। ठीक है, तो परमाणु का सबसे पुराना जो सिद्धांत है वो महर्षि कणाद का सिद्धांत है ना, कि प्रत्येक जो पदार्थ है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है और सूक्ष्म कण को परमाणु नाम से जानते हैं। लेकिन परमाणु के बारे में फिर जैसे जैसे खोजें होती गई, बहुत सारे वैज्ञानिक आते गए और सब ने अपना अपना सिद्धांत दिया। ठीक है, जैसे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन ने कहा था कि साहब जो परमाणु है, ठीक है, वो बूंदी के लड्डू के समान है या तरबूज के समान है, जो वाटरमेलन नाम से जानते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे हम सबकी बात करेंगे थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो प्लम पुडिंग मॉडल उसने दिया था और उसने कहा था कि साहब जो इसमें कहीं कहीं जो इलायची के दाने हैं बूंदी के लड्डू में होते हैं, उससे तो उसने इलेक्ट्रॉन नाम दिया और पूरे परमाणु को धन आवेशित नाम दिया। या जैसे वाटरमेलन होता है, तरबूज होता है, तरबूज के अंदर जो काले बीज होते हैं उसको तो उसने इलेक्ट्रॉन नाम दिया और पूरे तरबूज को धन आवेशित पिंड का नाम दे दिया। फिर उसके बाद बोर आया, बोर ने उसका हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम लिया, उस पर खोज की, लेकिन वो भी उसके जो सतत स्पेक्ट्रम है उसकी व्याख्या नहीं कर सका। फिर बोर आया, रदरफोर्ड, फिर बोर आया, ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक और सबके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो हमारा चर्चा का विषय यही रहेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एटम या परमाणु की। ठीक है, एटम शब्द का अर्थ था, ए का मतलब होता है बेटा नोट और टॉम का मतलब होता है टू बी कट, जिसको काटा नहीं जा सकता हो, विभाजित नहीं किया जा सकता हो। ठीक है ना, लेकिन आपको पता है इससे पहले डॉल्टन साहब ने भी ये कहा था कि ये अविभाज्य कण है, तो उस अविभाज्य उस शब्द का अर्थ है, ना कि उसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो परमाणु, मैंने कहा था परमाणु विभाजित हुआ तभी तो परमाणु बम बना, या फिर मैं ऐसा समझाऊं आपको कि परमाणु खुद छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे इसके सेंटर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन मोशन करता होता है, घूमता रहता है, तो आप उसको इस जीव में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो परमाणु की यहाँ पे सही डेफिनेशन क्या होगी, परमाणु, एटम। ठीक है, फिर मैं इस एटम के बारे में वापस से ही जो पहले समझाया था वही समझाऊंगा। परमाणु क्या होता है, परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, पार्टिसिपेट करेगा, हम उसे एटम नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल भी देखिए, ये है NaCl, कॉमन सी रिएक्शन है, कॉमन सी घटना जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। NaCl को मैंने पानी में डिसॉल्व किया, घोला, तो ये बनाता है NaOH प्लस HCl। क्या है, संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। जब तक ये यौगिक अपने परमाणुओं में डिसॉल्व नहीं होगा, टूटेगा नहीं, जब तक अभिक्रिया हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है ना। तो इस अभिक्रिया में पार्टिसिपेट लेने वाले जो एटम्स हैं वो क्या है, सोडियम और Cl, क्लोरीन। ये एटम जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं, तब जाके रिएक्शन कंप्लीट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते थे परमाणुओं की। ओके बेटा, चलो जी, अब हम आपको थोड़ा सा और समझाते हैं। परमाणु से ही मिलकर, ये परमाणु से मिलकर बनते हैं अणु। ठीक है, और अणु जो है वो तत्व भी हो सकते हैं बेटा और यौगिक भी हो सकते हैं। यही चीज हमने पढ़ी थी बेसिक चीज के अंदर, है। 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर अणु का निर्माण होता है। ठीक है, अब वो अणु जो है तत्व भी हो सकते हैं, अगर वो फ्री फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में है, या जो सम परमाणु से मिलकर जो बने होते हैं उसे हम तत्व बोलते हैं। H2O2 N2, है ना, कॉपर, जिंक। ठीक है, जो फ्री फॉर्म में मिलेंगे, मुक्त अवस्था में मिलते हैं, वो सब के सब क्या कहलाते हैं बेटा, तत्व कहलाते हैं। और जो यौगिक हैं वो इम्प्योर फॉर्म में मिलते हैं, या 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे देखिए HCl यौगिक है, ये किससे बना है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन से। H2O वाटर क्या है, ये भी एक यौगिक है। अमोनिया, ये भी क्या है बेटा, एक यौगिक है। तो तत्व, यौगिक, अणु, परमाणु, ये सारी की सारी चीजें हमें आनी चाहिए, समझ में भी आनी चाहिए और लिखने में भी आनी चाहिए। ठीक है, ओके जी। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके परमाणु की। ठीक है, तो परमाणु के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये सेंटर पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, और नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
सेंटर पार्ट में दो कण होते हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन, और दोनों मिलकर उस परमाणु का भार या द्रव्यमान बनाते हैं। ठीक है, और निश्चित कक्षा में घूमता इलेक्ट्रॉन। पहले पूरा समझाने से पहले ही समझा देता हूँ, ताकि जब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की तो आपको समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है बेटा, वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। कूलम्ब आवेश के नापने की इकाई होती है। जैसे दूरी को मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में नापते हैं, भार को ग्राम, किलोग्राम, है ना, पाउंड, उसमें नापते हैं, इसलिए आवेश को इसमें मेजर करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान है बहुत ही नगण्य होता है, ध्यान देना, और नगण्य होने के कारण इलेक्ट्रॉन तरंग के समान गति भी दर्शाता है। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, माइनस में 31 है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे बेटा? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अभी मैं कैथोड किरणें, इलेक्ट्रॉन और एनोड किरणें, उनके बारे में बाद में बात करूंगा। ठीक है, चलो जी, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रोटॉन की। प्रोटॉन धन आवेशित होता है और इस पर आवेश प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ठीक है, यह है इस पर आवेश। तो देखिए, परमाणु जो है उदासीन होता है, उस पर जितना धन आवेश होगा उतना ही ऋण आवेश होगा। अगर मैं इसके द्रव्यमान की बात करूं, परमाणु पर द्रव्यमान कितना होता है? ठीक है, होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, 10⁻27 kg के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, और इसके जो खोजकर्ता हैं, खोज किसने की थी बेटा इसकी? वो है गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। और मैंने आपको पहले भी समझाया था कि बहुत सी बुक में रदरफोर्ड भी लिखा हुआ है, लेकिन रदरफोर्ड ने हाइड्रोजन का परमाणु लिया था, और हाइड्रोजन के नाभिक में केवल प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसलिए उस जगह पे हम यहाँ पे प्रोटॉन में के खोजकर्ता में अगर ऑप्शन गोल्डस्टीन नहीं होता है तो हम यहाँ रदरफोर्ड को सही मान लेते हैं। ठीक है बेटा, ओके। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन जो है ये होता है उदासीन, और उदासीन होने के कारण ही सबसे बड़ा पॉइंट है इसका कि सबसे बाद में लास्ट में खोज क्यों हुई उसकी, इसका कारण भी है कि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद देखिए, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है ना, ऐसा मानते हैं कि लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। और इसके जो खोज की थी वो किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। ठीक है, इसकी खोजकर्ता कौन है बेटा? जेम्स चैडविक। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें, सारी की सारी नॉलेज आपके लिए है, आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, और फिर हम आगे की बात करेंगे आपसे। चलो, चलो जी, ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको आनी चाहिए। वो परिभाषाएं कौन कौन सी? देखिए, पहला है परमाणु क्रमांक, है ना। परमाणु क्रमांक होता क्या है? किसे कहते हैं हम? परमाणु क्रमांक, है ना, एटॉमिक नंबर। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर जो है वो एक पूर्णांक संख्या है, कभी भी इसका मान भिन्नात्मक नहीं होता है। ठीक है, ये दिमाग में नोटिस रखना आप। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होता है कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या या उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या या उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कार्बन 6, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, मतलब 6 प्रोटॉन है इसके अंदर। सोडियम का 11, है ना। जब भी हम ये क्वेश्चन पूछते हैं परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो बहुत से बच्चे यही बताते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इस तरह से बताते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को भी समझना, कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, यह है परमाणु क्रमांक जिसमें प्रोटॉनों की संख्या को डिनोट करता है। दूसरा है मेरे पास यहाँ पे द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या होती है, वैसे हम द्रव्यमान संख्या को परमाणु के ऊपर वाले पार्ट में, ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, तो ऊपर जो लगाते हैं वो है इसका
द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या होता क्या है, किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है उसे हम उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कार्बन 6 और 12, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है 6, तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या 6 हो गई और 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे 6 + 6 क्या हो गया बेटा 12 हो गया। तो हम ऐसे लिखते हैं द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या चेंज होती है तो उसके आइसोटॉप्स बनते हैं, है ना, समस्थानिक बनते हैं। ये C13 6, अब यहाँ 6 तो प्रोटॉन है और अब देखिए 7 क्या है न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, हम ऐसा लिखते हैं C13 14, तो हम यहाँ पे किसी भी परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या भी निकाल सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे दो एलिमेंट्स के कपल्स आ जाते हैं कि इनमें कौन से तत्व में इनके समान न्यूट्रॉन है या किनकी द्रव्यमान संख्या समान है, तो न्यूट्रॉन्स निकालना पड़ेगा। जैसे देखिए मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको, यूरेनियम 92 इसका एटॉमिक नंबर होता है और इसमें 236 इसका मान लीजिए क्या है द्रव्यमान संख्या है। तो यूरेनियम 92 यूरेनियम 236 के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आपके पास में फॉर्मूला है द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो क्या होगा बेटा, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 236 माइनस 92, सॉल्व कर लीजिए 4 13 13 4 1 144 यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। अभी आपको इजी लग रहा होगा लेकिन जब हम पढ़ेंगे देखेंगे समझेंगे तो उसमें फिर यही सारी चीज़ें निकल के आती है कि कितना % हमें आया और कितना % हमें नहीं आया। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ी सी आगे की बात करेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समस्थानिक, आइसोटॉप्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, आइसोटॉप्स। ठीक है, समस्थानिक होते क्या है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनका परमाणु क्रमांक समान वो द्रव्यमान संख्या भिन्न होती हैं। ठीक है, तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफर इन मास नंबर, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा आइसोटॉप्स, समस्थानिक। समझे बात, परमाणु क्रमांक समान व द्रव्यमान संख्या भिन्न होती हैं, उन्हें हम समस्थानिकों का नाम देते हैं। एग्जाम्पल देखो आप, तो ये H11 H12 H13, देखो बेटा तीनों के परमाणु क्रमांक समान हैं किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, तो हम कह सकते हैं कि आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, ओके। और देखिए यहाँ पे कार्बन 6 बट 12 13 और 14। ठीक है, तो अभी भी मैंने समझाया था आपको न्यूट्रॉनों की संख्या जैसे चेंज होती है तो वो आइसोटॉप्स बन जाते हैं, अभी भी कहा था मैंने आपको। ठीक है, तो यहाँ कार्बन के 3 समस्थानिक है। और देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 816 ऑक्सीजन 818, यहाँ भी इसके समस्थानिक हैं। तो सब के अंदर आप एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे, सबके अंदर आपके पास एक चीज़ कॉमन होगी कि ऐसे तत्व जिसमें परमाणु क्रमांक समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है उन्हें हम आइसोटॉप्स या समस्थानिक कहते हैं। ठीक है बेटा, ओके। अब हम आगे की बात करते हैं। अब हम यहाँ पे आइसोटॉप्स के बाद समस्थानिक के बाद बात करेंगे समभारिक तत्व। समभारिक तत्व होते क्या हैं, नाम से ही पता चल रहा है। इंग्लिश में इसको आइसोबार बोलते हैं बेटा, है ना, इसको बोलते हैं आइसोबार। समभारिक तत्व ऐसे तत्व जिनका भार समान हो गया, तो ऐसे तत्व जिनका द्रव्यमान संख्या समान वो परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, द नोन एज आइसोबारिक एलिमेंट, ये आइसोबार एलिमेंट। ठीक है, कौन कौन से देखो यहाँ पर, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है,
18, 19 और 20, 18, 19, 20 इनका परमाणु क्रमांक है। इसका मास नंबर भी 40 है, इसका भी मास नंबर 40 है, मास नंबर 40 है। तो देखो परमाणु क्रमांक भिन्न वह द्रव्यमान संख्या जहां समान होती है उसे हम बोलते हैं समभारिक तत्व। इन तत्वों को हम यहाँ पे नाम देते हैं समभारिक तत्व, या आप इसको बोल सकते हो आइसोबार। ठीक है बेटा, चलो जी आगे की बात कर लेते हैं जो आपके साइज से भी रिलेटेड है, आकार से भी संबंधित है। नेक्स्ट डेफिनेशन है मेरे पास सम इलेक्ट्रॉनिक तत्व। सम इलेक्ट्रॉनिक तत्व। अब ये सम इलेक्ट्रॉनिक तत्व क्या होता है? दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, यहाँ एक चीज समझ पड़ेगी आपको, किसी भी परमाणु के ऊपर जितना ज़्यादा धन आवेश आता है वो उतने ही इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जैसे +1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है, +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे हैं, +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे हैं। ठीक है, और किसी भी परमाणु पर जितना ज़्यादा ऋण आवेश होता है वो उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जैसे -1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, -3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए। ठीक है, ये चीज़ समझना आपको। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, सामने देखना। ये N-3, O-2, F-, फिर नियोन, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस और ये एल्यूमिनियम प्लस। ये मैंने इतने सारे एलिमेंट्स लिख दिए है ना। अब सामने देखिए, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है बेटा? 7। तो इसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन है और -3 का मतलब 3 ले रखे हैं, तो टोटल कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, -2 का मतलब 2 ले रखे हैं, तो इसके पास कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्लोरीन 9 है, -1 है मतलब 1 ले रखा है, 10 इलेक्ट्रॉन। नियोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। दिख रहे हैं, सबके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, इसे बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक तत्व। और देखिए सोडियम के पास 11 है, +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है और 13 इलेक्ट्रॉन है, और +3 का मतलब है 3 त्याग दिए, तो यहां भी कितने होंगे बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि किसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है, किसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अभी मैंने कहा था मैं आपको इससे रिलेटेड एक साइज वाली बात भी बताऊंगा। सम इलेक्ट्रॉनिक तत्वों में सबसे छोटा साइज उसका होगा जिसके ऊपर जितना ज्यादा धन आवेश होगा, और सबसे बड़ा साइज उसका होगा जिसके ऊपर जितना ज्यादा ऋण आवेश होगा। तो सबसे ज्यादा ऋण आवेश इसके ऊपर है तो सबसे बड़ा इन सब में, और सबसे ज्यादा धन आवेश एल्यूमिनियम पे है तो ये सबसे छोटा इन दिस केस। तो ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो देख लीजिए सम इलेक्ट्रॉनिक तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो।